हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सिविल जंक्शन में। तो अभी कुछ दिनों पहले हमने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी को बताया था कि DDA JEE दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से JEE के लिए, MTS के लिए, AEE के लिए और भी कई सारी पोस्ट्स के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें आप सभी के एग्ज़ाम डेट्स के बारे में बताया गया था। लेकिन अब जो है DDA की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये टोटल 101 पेज की पीडीएफ है, जो कि पूरा पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आप सभी के लिए ज़रूरी है और इस PDF में भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये DDA की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हो सकती हैं। ये एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है। ठीक है, ऑनलाइन ओपनिंग कभी स्टार्ट होगी, जब पास से आप का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा मॉर्निंग के 10 बजे से, और लास्ट डेट कब रखी गई है 5 नवंबर शाम के 6 बजे तक लास्ट डेट इसकी रखी गई। मतलब टोटल आप सबको 1 महीना मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। और जो आप सभी का एग्ज़ाम्स है, जैसा कि आप सभी को प्रीवियस ईयर का भी आपने अगर देखा होगा तो आप सभी को आइडिया होगा कि बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसमें टेंटेटिव एग्ज़ाम मंथ भी दे रखा है कि दिसंबर या जनवरी में आप सभी का जो है वो एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। CBT 1 जो भी जिसमें अभी एलिजिबल, जैसे कि JEE के लिए केवल CBT 1 एक ही एग्ज़ाम होता है, उसके बाद डायरेक्ट DB होता है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, या डेट्स आप याद रखेंगे। 6 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आप सभी की जो डेट्स है वो रखी गई हैं। अब बात करते हैं किस ब्रांच के कितनी पोस्ट है उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं AEE वालों पे। ठीक है, AEE मतलब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट नंबर 8 ए ग्रेड की पोस्ट है, लेवल 10 का पोस्ट है। इसकी जो एज लिमिट रखी है, ध्यान दीजिएगा, एज लिमिट 21 से 30 साल, बस। इससे ज़्यादा आप अगर हैं तो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, या इससे कम है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। कौन लोग एलिजिबल होंगे? जिन्होंने डिग्री कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो इसमें एलिजिबल होंगे। टोटल 10 पोस्ट हैं, 7 अनरिजर्व के लिए है, 2 OBC वालों के लिए, एक अगर बात करते हैं तो किसके लिए यहाँ पे ये शायद ST, ठीक है, एक ST वालों के लिए है। तो फिर इसी तरीके से आप देखने को यहाँ पे पा रहे होंगे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। ठीक है, 3 टोटल पोस्ट हैं, एक हो गया अनरिजर्व के लिए, एक हो गया SC के लिए, एक हो गया OBC वालों के लिए। ठीक है, तो ये BTech वालों के लिए हो गया। जो भी दोस्त BTech किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट आप ध्यान रखिएगा, 21 साल से लेके 30 वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर, जी हाँ, जैसा कि हमारे इस कम्युनिटी में डिप्लोमा होल्डर ज़्यादा लोग हैं, तो वो लोग जूनियर इंजीनियर के लिए ज़्यादा बेताब रहते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं। अगर जूनियर इंजीनियर सिविल, सबसे पहले ग्रेड B की पोस्ट और लेवल 6 की पोस्ट होती है। एज लिमिट ध्यान रखिएगा, 30 साल नहीं रखी गई है, 27 साल। मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल दे रखी है, मिनिमम एज लिमिट 18 साल। मतलब मिनिमम आप सभी का 18 साल पूरा होना चाहिए, मैक्सिमम आप 27 साल के हो सकते हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जो दोस्त डिप्लोमा किए हुए सिविल इंजीनियरिंग से वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपसे मन में एक डाउट रहता है, क्या सर BTech वाले भी एलिजिबल हैं या फिर नहीं? तो इसमें साफ साफ बताया गया था कि जो BTech होल्डर हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। टोटल 104 पोस्ट है सिविल वालों की, 45 अनरिजर्व की है, 38 OBC की है, EWS की 7 है, SC की 11 है, ST की 3 पोस्ट है। टोटल 104 पोस्ट है सिविल वालों के लिए। और अगर बात करते हैं इस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की, जो कि कंबाइंड वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले एलिजिबल होंगे। टोटल 67 पोस्ट हैं। अनरिजर्व के लिए 32, OBC के लिए 17, EWS के लिए 6, SC के लिए 8, ST के लिए 4। ये इतनी टोटल पोस्ट है। टोटल 67 पोस्ट है आप सभी का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइन जो भी की है। और अगर बात करते हैं सिविल की, टोटल 104 पोस्ट दे रखी हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है यहाँ पे रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं
कि जो भी दोस्त रिजर्वेशन जैसे कि कास्ट रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि ओबीसी वाले हो गए, ठीक है, तो उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो कब बनाना चाहिए, बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए। तो वो जो डेट रखी गई है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और 5 नवंबर 2025 के पहले का बनना चाहिए। 1 अप्रैल और 5 नवंबर के बीच का बना होना चाहिए तो ही ये एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बीच में बना होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ना 1 अप्रैल के पहले का होना चाहिए। अभी तो मान लेते हैं आप फॉर्म फिल कर देंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप डीवी कराने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे को अलग कर देंगे, मतलब वहाँ से आपसे को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए आप पहले से ही बनवा के रख लीजिए। फिर अगर बात करते हैं EWS वाले दोस्तों के लिए, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आपके के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि वैलिड किसके लिए होना चाहिए, 25-26 के लिए वैलिड होता है, आपसे को पता ही है, ठीक है। वो कब बना होना चाहिए, आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है, और 5 नवंबर 2025 के पहले का बना होना चाहिए, मतलब जो कि ओबीसी वालों के लिए सेम डेट रखा गया है, आपसे का EWS वालों के लिए सेम इस तरीके से SC/ST वालों का भी डेट रखा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं यहाँ पे जो कि आपसे के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में पूरा सिलेबस के बारे में, कितना फ़ीस लगना है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आपसे का पेपर 1 घंटे का है, तो जो पर्सन भी डिसेबिलिटी वाले हैं, मतलब PWBD वाले हैं, उनके लिए 20 मिनट पर आवर, मान लेते हैं अगर 1 घंटे का तो 20 मिनट एक्स्ट्रा उनको मिलेगा, 1 घंटा 20 मिनट। अगर 1.5 घंटे का पेपर है तो 1 घंटा 30 मिनट उनको मिलेगा, मतलब पर आवर के लिए 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आप सभी को इस पैरा में दिया गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, नेशनल आप कहाँ के, इंडिया के हो सकते हैं, नेपाल, भूटान, ये सब जो भी दोस्त फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब केवल इंडिया वाले एलिजिबल नहीं है, मैं के बताने का तरीका। अगर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, ठीक है, तो SC/ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रखा गया। बाकी PWBD वाले देख सकते हैं, ठीक है, बाकी अदर डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी आपसे का डेट ऑफ बर्थ है, तो वो जो आपका मैट्रिक मतलब 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से लिया जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हर कोई पढ़ता नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट होती हैं सभी के लिए। फिर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस जैसे कि JEE के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे पोस्ट हैं इस नोटिफिकेशन में जिसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ, तो उनके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी का जो जैसे डिप्लोमा वाले हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो 5 नवंबर के पहले आ जाना चाहिए, इसे हो जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग तक जा सकते हैं। अगर आप सही का जो मार्कशीट है वो 5 नवंबर के बाद इशू होता है, तो आप फाइनल ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं जा सकते, आप सही के को बाद में छाड़ दिया जाएगा कट ऑफ के बाद, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन बाद में आप सही को छाड़ दिया जाएगा। फिर अगर बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस कितने की है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। जो भी दोस्त लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो भी दोस्त SC/ST से बिलोंग करते हैं, जिनके घर में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा दे सकें, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। DD ने बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि पिछली बार इसका फ़ीस जो था वो 1000 रुपये था, लेकिन इस बार बढ़ा के यही 2500 रुपये कर दिया गया, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, जो कि बहुत ज़्यादा कर दिया गया, सीधे 1500 रुपये बढ़ा दिया गया, ठीक है, 1 से 1.5 साल, ठीक है। तो ये बहुत गलत किया DD ने, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो UR, OBC और AWS वालों के 2500 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपसे वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं फिर PWBD, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट और जो SC/ST से बिलोंग करते हैं, इनको 1500 रुपये जो कि रिफंडेबल भी है। अगर आप बाद में अकाउंट नंबर अपना देते हैं तो आपसे को रिफ़ंड कर दिया जाएगा जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो ठीक है। बैंक चार्ज जो भी होगा वो लेकिन आपको काट लिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो 1500 में से और बाकी आपसे को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। आपसे यहाँ पे DDA की वेबसाइट दे रखी है, DDA की वेबसाइट पर जाना है,
उसमें जॉब एंड इंटर्नशिप पे से क्लिक करना है, फिर व्यू ऑल पे क्लिक करना है, फिर लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जॉब कैटेगरी पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 नाम से वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप सभी को ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं, ठीक है, जो भी दोस्त फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो ध्यान देंगे फ़ोटो अपलोड करते टाइम बैकग्राउंड जो है वो आपका सही होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, गुड लाइट होनी चाहिए और कैमरा सही से होना चाहिए, ठीक है। सीधे फ्रंट कैमरे के सामने होना चाहिए, आप इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट है वो कैप, मास्क या फिर ग्लास मतलब चश्मे आप लगाए हुए नहीं होने चाहिए। एकदम जो आपका सुंदर सा चेहरा है वो आना चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्रीम पाउडर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लगा के खींच सकते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे कैसे कितने केबी का क्या चीज़ अपलोड करना वो दिया गया। फिर अगर बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, हाई स्कूल हो गया, डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस अगर जरूरी है तो एक्सपीरियंस हो गया, और ये कास्ट सर्टिफिकेट मतलब SC/ST OBC जो भी आप रिजर्वेशन ले रहे हैं उसका सर्टिफिकेट हो गया। फिर अगर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके लिए यहाँ पे ये चाहिए होता है जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं उससे समय। बाकी आप सभी को पता है कि कैसे ये अप्लाई करना है, इसको हमने पहले आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है, ये आप देख सकते हैं। 6 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2500 फीस याद रखिए, 2500 फीस अगर आप सभी के पास है तो। हाँ, ये फ़ीस कैसे काटनी है, जब भी आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप सभी का सब पूरा डिटेल वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट क्या रखी गई है 5 नवंबर, तो आप 5 नवंबर से पहले आप पेमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि आप सभी का फॉर्म कैंसिल ना हो, आप सभी आराम से फॉर्म फिल कर सकें और जाके एग्ज़ाम दे सकें, जिससे कि आप सिलेक्ट हो सकें, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, जैसा अगर आपने पहले का एनालिसिस किया होगा तो आप सबको देखने को जरूर मिल रहा होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो दिल्ली या फिर दिल्ली NCR का जो भी रीजन है वहाँ पे आप सभी का एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है। फिर अगर यहाँ पे बात करते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन रहेंगे, कितने कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे, तो उसका बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अगर बात करते हैं, ठीक है। सिंगल स्टेज पेपर है, उसके बाद डायरेक्ट CBT है, तो बहुत कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन यही है थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 1 में बात करते हैं CBT 150 नंबर का टोटल होता है, 2 घंटा रहेगा आप सभी के पास, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का, और 2 घंटे का पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। पार्ट 1 में क्या रहेगा, जो भी आप सभी का डिसिप्लिन है, जैसे सिविल के सिविल, मैकेनिकल के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रिकल, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। और नेक्स्ट बात करते हैं तो पार्ट 2 में क्या रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, कंप्यूटर नॉलेज के 50 क्वेश्चन। सब आप सभी का डोमेन से 50 क्वेश्चन आप सभी का इससे देखने को मिलेगा, ठीक है, नॉन टेक पार्ट से। तो ये आप सभी का सिलेबस होता है, जो कि पिछली बार 120 नंबर का था क्वेश्चन, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन 120 नंबर का उसमें कट ऑफ था। लेकिन अब की बार क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, टाइम नहीं बढ़ाया गया, कुछ नहीं बढ़ाया गया, फीस बढ़ा दिया गया, फीस बढ़ा दिया गया और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, बाकी कुछ नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। ये हो गया। और अगर फिर नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप सही का 1/3 नेगेटिव रखा जाता है, हमेशा से रखा गया है। DD का ये है कि 1/3 नेगेटिव रखा जाता है, 1/4 नहीं रखा जाता, ठीक है। इसलिए आप सभी जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए तो ध्यानपूर्वक देखकर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और जो भी SC/ST वाले दोस्त हैं, अगर ट्रैवलिंग अलाउंस इनको चाहिए होगा, ठीक है, विल बी पेड ओनली SC/ST स्टूडेंट जो भी है उनको ट्रैवलिंग अलाउंस जो भी होगा वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आप सभी का बैंक अकाउंट डिटेल, आपके पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। वैलिड प्रूफ आप सभी के पास होना चाहिए, ट्रैवलिंग का ID कार्ड होना चाहिए आप सभी का, प्रूफ ऑफ SC/ST कि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं उसका प्रूफ आप सभी के पास होना चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ, ठीक है।
ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपने पार्टिसिपेट किया, उसका प्रूफ आप सभी के पास होना चाहिए, तो आप सभी को ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया जाएगा, ठीक है। और एक बॉन्ड यहाँ पे किया जाता है, जब भी आप सेलेक्ट होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे, नाम आपका नाम आएगा, तो एक बॉन्ड किया जाएगा कि मिनिमम आप सभी को 3 साल सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप सभी को 2 लाख रुपए ज्वाइनिंग से पहले जमा किया जाता है, जिससे कि आप 3 साल के पहले छोड़ ना पाएँ। अगर आप 3 साल के पहले आप छोड़ देते हैं तो ये जो धनराशि है 2 लाख रुपए ये आपकी जब्त कर ली जाएगी, अगर आप 3 साल के पहले DDA की इस जॉब को छोड़ देते हैं तो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट बात करते हैं, वैसे मैक्सिमम चीज़ें कवर हो गई, और अगर कुछ चीज़ें रह जाती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया। तो अब बात करते हैं सिलेबस, ठीक है। सिलेबस क्या है? सिलेबस एज यूजुअल सेम रहता है, SSCJ हो गया, RRBJ हो गया, स्टेट को JEE हो गया, सबका सिलेबस सेम रहता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि सिविल का सिलेबस क्या है। सेम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी सेम ही रहता है वैसे, ठीक है। तो कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आसान है ये। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करते हैं, पोस्ट कोड नंबर 15 सिविल, तो यहाँ पे आप सबको देखने को मिल रहा होगा बिल्डिंग मटेरियल हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे सर्वे देखने को मिल रहा होगा, सर्वे का फिर सॉइल मैकेनिक्स हाइड्रोलिक, इरिगेशन इंजीनियरिंग, फिर आप सबको ट्रांसपोर्ट देखने को मिल रहा होगा, एनवायरनमेंट हो गया, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC एंड स्ट्रीट डिज़ाइन। ये तो डोमेन के सब्जेक्ट हो गए, बाकी आप सबको ये पार्ट 2 जो है ये सब में कॉमन रहता है, सॉरी। फिर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी हो गया, ठीक है। तो ये टोटल नोटिफिकेशन रहा। अगर आप सबको ये नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी और वीडियोज़ को देखने के मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस PDF को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप साइट से भी, वेबसाइट DDA की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू। एक बार स्टेट को जरूर याद रखिएगा, कौन सी डेट, ये जो डेट दे रखिए स्टेट को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी में याद रखिए, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा। ये जो डेट दे रखी है 6 अक्टूबर और 5 नवंबर, ये डेट जरूर याद रखिएगा। इस डेट को रखते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी जरूर कीजिएगा। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।